बंजर जमीन, दूर दूर तक पहाड़, पिछड़ापन और हर तरीके के रिसोर्सेज की कमी के बावजूद दुनिया भर की हर सुपर पावर अफगानिस्तान को टारगेट करने की कोशिशों में लगी रहती है। लेकिन आखिर क्यों अमेरिका से लेकर रूस तक अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता है? और ऐसा क्या है अफगानिस्तान में जो दुनिया को जीतने वाले ये देश आज तक अफगानिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर पाए? क्यों कोई भी सुपर पावर आज तक अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई? और आखिर कैसे इन बड़े बड़े और ताकतवर देशों की सारी स्ट्रेटजीज अफगानिस्तान में आकर धरी की धरी रह जाती है? ऐसा क्या है अफगानिस्तान में, और क्या है अफगानिस्तान की सुपर पावर का सीक्रेट जो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका और रशिया अफगानिस्तान के चक्कर में हाथ मलते ही रह गए? आपको भी जानना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, अफगानिस्तान एशिया के सेंट्रल में लोकेटेड है, जिसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए दुनिया भर की सभी पावरफुल कंट्रीज अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि अगर आपने अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया तो अफगानिस्तान के आसपास मौजूद सभी कंट्रीज आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। इसीलिए कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने नहीं देती, और जब भी कोई देश अफगानिस्तान पर हमला करता है तो उसके विरोधी देश अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी सल्तनत को ताकत और फंड देकर उस सुपर पावर को अफगानिस्तान से भगाने में इन मिलिटेंट्स की मदद करते हैं। तो अफगानिस्तान की पावर सीक्रेट को जानने के लिए हमें अफगानिस्तान को शुरू से जानना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाकर हम अफगानिस्तान के बारे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, अफगानिस्तान की स्टोरी शुरू होती है 522 बीसी से, जब पर्शियन एम्पायर ने अफगानिस्तान को जीता तो सही, लेकिन लंबे समय तक अपना कब्जा नहीं कर पाई। इसके बाद 330 बीसी में पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इसके बाद मंगोल, अरब और मुगल लगभग सभी विदेशी अरब आक्रांता यहाँ आए और कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने सभी को मार भगाया। आगे जाकर 1839 में जब ब्रिटिश एम्परर दुनिया भर में अपना कब्जा करना चाहते थे, तो सेंट्रल एशिया की तरफ से कदम बढ़ाते हुए इन्होंने अफगानिस्तान में भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, और रूस भी इसी दौड़ में शामिल था। और इसका रीजन था अफगानिस्तान की लोकेशन का एक ऐसे पॉइंट पर होना जो इसे साउथ एशिया का बहुत ही अहम और स्ट्रैटेजिक हिस्सा बनाती है। और क्योंकि ब्रिटिश और रशिया भारत पर अपना कब्जा बनाना चाहते थे और अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश था, ऐसे में अफगानिस्तान को कब्जे में लेना उनके लिए बहुत जरूरी था। तो अफगानिस्तान को हड़पने के चक्कर में ब्रिटिश एम्परर और रशियन गवर्नमेंट आपस में ही झगड़ने में लगे हुए थे, और इन दोनों की इस उठापटक को द ग्रेट गेम कहा जा रहा था, क्योंकि ये दोनों ही उस टाइम की सुपर पावर्स थी। इन्हीं के बीच उस समय एंग्लो अफगानिस्तान वॉर्स भी हुए। ब्रिटिश एम्परर हर हाल में रशिया से पहले अफगानिस्तान को अपने कब्जे में करना चाहते थे, तो उन्होंने बिना कुछ सोच समझ ही 16,500 सैनिकों की एक टुकड़ी को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए भेज दिया था। लेकिन अफगानिस्तान में इनमें से कुछ ही ब्रिटिश सोल्जर्स बचे, बाकी सभी को अफगानिस्तान के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया और ब्रिटिश एम्परर अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए। लेकिन इसके बाद दोबारा से ब्रिटिश एम्परर और अफगानिस्तान के बीच 1878 में एंग्लो अफगान वॉर्स हुए। ब्रिटिश एम्परर ने जीतकर काबुल पर कब्जा किया और याकूब खान को नया एम्परर बनाया। इसके बाद अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के नए एम्परर बने। इनकी सत्ता में 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, ड्यूरन लाइन खींची गई। आगे जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अफगानिस्तान के किंग अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट घोषित किया, लेकिन भड़के हुए ब्रिटिशर्स ने 1919 में थर्ड एंग्लो अफगानिस्तान वॉर्स की नींव रख दी, और ये वॉर अफगानिस्तान के लोगों की इंडिपेंडेंस का वॉर था, जिसमें अफगानिस्तान के सभी ट्राइब्स ने मिलकर ब्रिटिशर्स का पत्ता अफगानिस्तान से हमेशा के लिए साफ कर दिया। अभी तक अफगानिस्तान में मोनार्की रेगुलेशंस लागू था। 1933 में अफगानिस्तान के किंग जहीर शाह बने, जो कोइंसिडेंटली अफगानिस्तान के लास्ट किंग भी रहे। जहीर शाह के शासन में अफगानिस्तान के हालातों में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने लगी थी। जहीर शाह की बदौलत अफगानिस्तान में आधुनिकीकरण शुरू हुआ, नई प्रथाओं को जगह मिलने लगी और पिछड़ेपन में कमी आने लगी। ये वो समय था जब दुनिया भर की कई कंट्रीज में रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था और लोग डेमोक्रेसी की मांग करने लगे थे। तो जहीर शाह ने भी 1964 में अफगानिस्तान का पहला संविधान इम्प्लीमेंट किया। इस दौरान अफगानिस्तान में संसद भवन के साथ 2 हाउसेस भी बनाए गए। उस समय किंग जहीर शाह ने अपने एक विश्वास पात्र कजिन दाऊद खान को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन अफगानिस्तान की सारी पावर जहीर शाह के हाथ में ही थी, तो लोगों ने जहीर शाह का विरोध करना शुरू किया। 1973 में अचानक से जहीर शाह की तबीयत खराब होने की वजह से वो इटली अपना इलाज कराने गए, और इसी बीच 17 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ।
और ज़हीर शाह के सबसे भरोसेमंद चचेरे भाई दाऊद खान ने सरकार सहित पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन अफगानिस्तान का ये तख्ता पलट अकेले दाऊद खान की दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि अफगानिस्तान की जनता और आर्मी दोनों ने ही दाऊद खान का भरपूर साथ दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान की आम जनता की मांग राजशाही को खत्म करके सत्ता में लोकतंत्र को लाना था। लेकिन अफगानिस्तान की जनता दाऊद खान से भी नाखुश रही, क्योंकि अफगानिस्तान में महंगाई और भुखमरी बढ़ रही थी और अफगानिस्तान में उठ रही ये विरोध की आवाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के तौर पर सामने आती है। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो रशिया के USSR से प्रभावित थी, तो अफगानिस्तान की PDPA को भी रूस ने पूरा सपोर्ट किया। PDPA को अफगानिस्तान की आर्मी के बड़े बड़े लीडर्स का सपोर्ट भी मिल रहा था, तो दाऊद खान ने PDPA को दबाने के लिए PDPA के सबसे बड़े लीडर मीर अकबर खैबर को भी मरवा दिया। PDP ने लोगों को जेल में डालना शुरू किया और इस वजह से जगह जगह पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए गए। 27 अप्रैल 1978 को दाऊद खान को उनके परिवार सहित मार दिया जाता है। एक बार फिर अफगानिस्तान में तख्ता पलट होता है और PDPA अफगानिस्तान में कंट्रोल ले लेती है। 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें शुरू की, लेकिन 9 सालों की कोशिश में भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस दौरान रशिया और USA के बीच सिविल वॉर जारी थे, इसलिए रशिया और USA दोनों ही अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं जमा पाए। 2001 में USA सहित सभी 13 नाटो कंट्रीज ने मिलकर अफगानिस्तान पर धावा बोल दिया। लगातार 20 साल तक तालिबानी शासन से लड़ाई करते करते नाटो कंट्रीज और USA थक गए, लेकिन अफगानिस्तान को 15% से ज्यादा जीत नहीं पाए और आखिरकार 2021 में उनकी आर्मी को तालिबानी परमिशन से अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, अफगानिस्तान का इतिहास रहा है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज अपनी पूरी ताकत और पैसे के जोर पर भी अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकती, और इसका सबसे बड़ा रीजन है अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन, जो अफगानिस्तान की शक्ति का राज भी है। दरअसल अफगानिस्तान में अलग अलग कबीले हैं, जैसे कि यूज़बेक्स, ताजिक्स और पश्तून्स, जिनमें से पश्तून अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन के बनने से पहले से ही यहाँ मौजूद है। और हैरानी की बात यह है कि जितने पश्तून अफगानिस्तान में रहते हैं उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ड्यूरन लाइन बनने के बाद भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून एक दूसरे से आसानी से मिलने आया जाया करते थे। ड्यूरन लाइन की खासियत है कि इसका ज्यादातर हिस्सा ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इस बॉर्डर को ना तो पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान की सरकार कंट्रोल कर पा रही है। 2640 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन में 300 ऐसे रास्ते बने हुए हैं जिनकी मदद से बॉर्डर को क्रॉस करके ड्रग्स, वेपन्स और मिलिटेंट स्मगल किए जाते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान एक लाइन लॉक कंट्री है, तो अगर किसी भी देश को अफगानिस्तान पर हमला करना है तो उसकी पड़ोसी देशों की मदद लेनी ही पड़ेगी, और उसके पड़ोसी देशों में ईरान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान शामिल हैं। और अगर कोई कंट्री पाक अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए इसके बॉर्डर तक पहुंच जाती है तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज एक बड़ा रोड़ा साबित होता है, जिसने अफगानिस्तान का 75% एरिया कवर किया हुआ है। इन रेंजेस में सरवाइव करना मौत के बीच में रहने के जैसा है। इन पहाड़ियों का 50% हिस्सा 300 मीटर लंबा है, जो एक नेचुरल वॉल की तरह अफगानिस्तान की रक्षा करता है। अफगानिस्तान की इन पहाड़ियों के बीच में अलग अलग ट्राइब्स ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इन लोगों के अपने कानून और अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। इसी वजह से अफगानिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इन पर कोई काबू नहीं चलता। तो आप खुद सोचिए कि अफगानिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन ट्राइब्स से पंगा लेने में इतना खौफ खाती है, तो भला दूसरे देश की मिलिट्री पावर की क्या हालत होती होगी। हालांकि नाटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान सरकार और लोकल लोगों की मदद ली, लेकिन 20 साल तक अफगानिस्तान पर हमला करने के बाद भी केवल 15% हिस्से पर ही उसका कब्जा हो पाया, जबकि इस दौरान US ने करीब $300 मिलियन हर रोज खर्च किए थे, लेकिन तालिबानी सल्तनत के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़े। तो दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की शक्ति के राज को निचोड़ा जाए तो यहाँ की डेंजरस पहाड़ियाँ, उनमें मौजूद अनगिनत सीक्रेट दरारें और यहाँ की आइसोलेटेड ट्राइब्स ही अफगानिस्तान की असली ताकत हैं। और इसी की वजह से कोई भी दूसरा देश कितना भी पैसा और शक्ति का जोर लगा ले, अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब आप अफगानिस्तान की असली ताकत का राज समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।